नाजरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। हाजी मुख्तार अहमद शिमला मऊ के सनअतकारों में एक मारूफ नाम है और सामाजिक मैदान में भी उनकी अहम तरीन भूमिका रहती है। उनके छोटे भाई हैं हाजी निसार अहमद साहब शिमला, उनके साहबजादे हैं हंजला। हंजला ने अभी इसी साल सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री को क्वालिफाई किया है। इन्होंने आज नए अपने ऑफिस की शुरुआत की है। तो आज हम हंजला से बात करेंगे और हंजला से दो तरह के सवालात करेंगे। एक तो ये कि चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट बनना या वहाँ तक पहुँचना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, और वहाँ तक पहुँचने में आपको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा ताकि और बच्चे जिनका ख्वाब है सीए बनने का, उनका सपना भी पूरा हो सके। दूसरा ये कि आज हम जानेंगे कि आज जिस ऑफ़िस का यहाँ उद्घाटन हुआ है, जिसकी शुरुआत हुई है, इस ऑफ़िस से वो किस तरह की सहूलत यहाँ के तज्जार को, ताजिरों को पहुँचाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। हंजला, आपकी इस कामयाबी पर बहुत बहुत स्वागत है और आपकी बात में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो बहुत आपको मुबारकबादी है कि आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और कामयाबी के बाद उसी साल में, जिस साल आपका रिज़ल्ट आया, उसी साल में आपने अपने ऑफ़िस को भी इनाग्रेट कर दिया। तो आज ऑफ़िस खोलकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। जो एक सपना था यहाँ पे कि घर के कामों से थोड़ा सा हट के जो मऊ का एक काम है साड़ी का, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस स्तर पे कैसे जा रही है काम, तो उससे हट के कुछ करना था। मऊ का जो एक मेयार है कि मतलब 90% लोग सर्विस में नहीं है, बिज़नेस में है, तो उससे हट के कुछ करना था। तो बहुत खुशी हो रही है कि उस कड़ी में भी अपनी कड़ी एक हमने मिलाई है। आप जैसे मऊ के कारोबार से मायूस दिख रहे हैं। नहीं, मायूस नहीं कि हालात ठीक नहीं है, तो आप उन्हीं लोगों से आपका बिजनेस है, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? कारोबार बहुत अच्छा है कि अगर कोई बंदा कारोबार करता है तो उसके बच्चे को भी वहीं से स्टार्ट करना होता है। सर्विस में एक ये खामी है कि उसको भी ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन सही से कारोबार करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कारोबार कर रहा है लेकिन कितना सही से कर रहा है ये नहीं पता है, तो इस चीज़ की मुझे कमी दिखाई दे रही थी। मैं इन सवालात में बाद में आऊँगा। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी सीए के इम्तिहान को पास करने में और सीए बनने में किस तरह की दुश्वारियाँ सामने आती हैं, तो ज़रा शुरू से आप तरतीबवार थोड़ा बताइए कि आपकी बेसिक एजुकेशन कैसे हुई और फिर इस फील्ड में आने का इरादा कैसे बना? मेरी नर्सरी तक की जो पढ़ाई थी, क्लास 5th तक, ये मिलत नर्सरी स्कूल से हुई थी। फिर 6 to 10 मेरी तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज से हुई थी, क्योंकि उस वक्त 11th-12th में कॉमर्स नहीं था तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज में। इस वजह से मुझे डिग्री इसमें डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ाई करनी पड़ी। और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। तो क्लास 9th में जब मैंने कॉमर्स चूज़ किया था, तो उस वक्त मास्टर एजाज साहब थे, वो भी सीए कर रहे थे, मतलब किए थे, तो कंप्लीट नहीं किए थे। तो उन्होंने बताया कि एक कोर्स ऐसा भी होता है कि जहाँ पे साइन करोगे तो पैसा मिलेगा। तो हमें लगा कि ऐसा कौन सा कोर्स है कि जहाँ पे साइन करके पैसा मिलता है। तो कह रहे लेकिन बहुत टफ होता है। तो हमने पूछा था कि मतलब कोई पास तो होता होगा ना? तो कह रहे बिल्कुल होते हैं, लेकिन टफ बहुत है। तो बीकॉम करने तक, मतलब फर्स्ट ईयर तक मुझे पता नहीं था कि सीए होता कैसे है। अच्छा, अभी कोई इरादा भी आपको? बहुत नहीं, 9th से ही ये इरादा हो गया था कि मुझे सीए करना है, लेकिन ये नहीं पता था कैसे करना है। तो दिल में तो ये था कि सीए करना है। अगर एक भी बच्चा पास होता है तो वो मैं क्यों नहीं हूँ। जब ये तो था कि पास होते हैं, तो एक अंदर से वो चिंगारी थी कि नहीं करना है, लेकिन पता नहीं था कैसे करना है, कहीं से पता नहीं था मुझे। जब मैं बीकॉम करने के लिए इलाहाबाद गया तो वहाँ पे मुझे जो साथ मिला वो एक अच्छा था कि जितने लोग वहाँ पे मिले सब लोग सीए कर रहे थे। जिनके साथ मेरा जो रूममेट थे वो भी सीए कर रहे थे, जिनके साथ मैं खाना खाता था वो भी सीए कर रहे थे। तो वहाँ से मुझे गाइडेंस मिलनी शुरू हो गई थी कि सीए करना कैसे है। तो उन लोगों से रब्ता करके पूछ के कैसे करना है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया सीए में। तो जब सीए में रजिस्ट्रेशन कराया तो वहाँ पे एक लोग मुझे मिले, मऊ के ही थे। तो उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन तो करा लियो, तुम्हें पता है कि कितना परसेंटेज इसका रिज़ल्ट आता है? तो मैंने पूछा कि कितना आता है? करे कि 5%। मैं कहा इतना ज़्यादा आता है? तो वो करे कि बड़ा इससे बोल रहे हो।
मैं कहा नहीं, मुझे तो एक सीट से मतलब है ना, मुझे 5% थोड़ी ना मतलब है। तो कह रहे ठीक है देखते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्वालिफाई हो गया था, फाउंडेशन का जो था फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया था। क्या तरतीब होती है इसमें जैसे मान लीजिए कि stages होते हैं। आपने अप्लाई कर दिया कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, इसमें क्या होता है ना तो कि क्या वो सीधा सीए में ही एडमिशन होता है? हाँ, इसमें क्या होता है ना कि 2 रूट होते हैं, एक फाउंडेशन होता है और एक डायरेक्ट एंट्री होती है। फाउंडेशन में क्या होता है कि आप मतलब 12th पास करने के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और डायरेक्ट एंट्री में क्या होता है कि आपको ग्रेजुएशन में 55% या उससे प्लस मार्क्स आने चाहिए। अगर आप नॉन कॉमर्स फील्ड से हैं तो उसमें 60 का परसेंटेज है। तो ये 2 रूट यानी उसमें एडमिशन लेने से पहले ज़रूरी नहीं कि आपका कॉमर्स ही फील्ड रही हो। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। तो यहाँ पे मेरा तो मतलब कॉमर्स फील्ड भी थी, और जो फाउंडेशन था वो बेसिक मतलब 12th तक का ही होता है, बहुत वो हार्ड नहीं होता है। तो मैंने क्या किया कि ग्रेजुएशन का वेट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट मतलब 12th के रूट से अप्लाई कर दिया फाउंडेशन, और साथ में मैंने बीकॉम भी किया कि मेरा टाइम लैप्स ना हो, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि मतलब ये बहुत टफ कोर्स है। तो मैं अपना मतलब टाइम गैप को मैनेज करने के लिए दोनों पढ़ाई एक साथ की, और फाउंडेशन मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया। अच्छा, फाउंडेशन क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है कि 9 मंथ का गैप होना चाहिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो ये सब कंप्लीट करते करते मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने अपना फिर से ये इंटर का जो होता है सेकेंड लेवल, वो उसमें 2 ग्रुप होते हैं, वो दोनों मैंने एक साथ अप्लाई किया, मतलब एग्ज़ाम में एक साथ दिया, तो वो भी दोनों मेरा एक साथ हो गया। तो जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ तब तक मैं फाइनल में पहुंच चुका था। और फाइनल में क्या होता है कि अब फाइनल स्टेज एग्ज़ाम देने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग होती है, कि 3 साल आप पहले ट्रेनिंग करिए। उसमें बेनिफिट क्या होता है कि जैसे मैंने फाइनल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो मैं तुरंत ऑफिस खोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल की ट्रेनिंग की है, मुझे एक्सपीरियंस है काम का। तो अब इसमें 2 रूट था स्टार्टिंग में कि आप फाउंडेशन के जाइए या ग्रेजुएशन के थ्रू जाइए। तो अगर मैं ग्रेजुएशन के थ्रू जाता तो मुझे सिर्फ एक लेवल का एग्जामिशन मिलती, तो फाइनल में पहुंचने के लिए भी मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ते अभी। तो मैंने दोनों एक साथ किया, तो इस वजह से मेरा टाइम कम लगा बहुत। तो ये मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए कुल मैंने मिला के कितना टाइम लगना है इसमें? मिनिमम 5 साल। मिनिमम 5 साल। हाँ, तो जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं, अगर वो सीए करना चाहते हैं तो उनको किन रास्तों से गुजरना पड़ेगा? उनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर ली हैं फिर भी आप फाउंडेशन के रूट से जा सकते हैं, और मैं लोगों से ये एडवाइस भी करता हूँ कि वो फाउंडेशन के थ्रू जाएं, क्योंकि क्या फ़र्क है इसमें डायरेक्ट जाने में और फाउंडेशन के थ्रू जाने में? फाउंडेशन के थ्रू जाने में फ़र्क ये है कि आपको एक रूट मिलेगा बेसिक, आपको बेस पता होगा। अगर आप सेकेंड लेवल पर डायरेक्ट जाते हैं तो टीचर को ये मतलब एजम्पशन होती है पढ़ाने में कि इसको सारी चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पे लड़कों को बहुत सारी चीज़ों का मतलब डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। जो आपका क्या मशवरा है बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए? फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन तो कर लें, ठीक है, फाउंडेशन के थ्रू जाए वो बेटर है, लेकिन ये कि इंटरमीडिएट के बाद जाना चाहिए या ग्रेजुएशन करके जाना चाहिए? नहीं, इंटरमीडिएट के बाद ही जाना चाहिए। अगर सीए करना है, मैं तो लोगों को ये भी एडवाइस देता हूँ कि अगर जिनको सीए करना है तो वो बीकॉम करें ना करें कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, और साथ में कोई दूसरा कोर्स ना करें। जैसे मेरे साथ के बहुत से बच्चे थे जो बीकॉम कर रहे थे, मैंने बीकॉम ही सिर्फ किया और सीए किया। तो वो बीकॉम किए, बीकॉम के साथ साथ सीए किए, बीकॉम कंप्लीट हुआ एमकॉम किए, एमकॉम कंप्लीट हुआ एलएलबी किए। तो जब 2 नाव पे पैर रहेगा तो आप टाइम कम देंगे सीए में। तो मैं क्या कर रहा था कि मैं सिर्फ बीकॉम किया, उसके बाद एकेडमिक जो लाइफ थी वो ख़त्म कर दिया। अब फिर पूरा फोकस मेरा सीए पे था। तो जब मैं अपना 100% उस कोर्स पे दे रहा था तो मेरे लिए वो इजी हो गया था, जबकि इजी था नहीं। इजी इसलिए नहीं था कि हमारी यहाँ की जो पढ़ाई हुई थी वो हिंदी मीडियम से हुई थी, और पूरा कोर्स जो मैंने किया है वो इंग्लिश में किया है। अच्छा, एक डिफ़िकल्टीज़ और आती है जो बच्चे फेस करते हैं कि इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं वो लॉ हैं। चाहे आप कंपनीज एक्ट की बात करिए या इनकम टैक्स की बात करिए या जीएसटी की बात करिए, तो जो भी चीज़ें एक्ट में लिखी होती है उसमें क्या होता है कि वर्डिंग का बहुत खेल होता है कि किसी भी वर्ड का 2 मतलब नहीं निकलना चाहिए, ऐसे लॉ बनते हैं।
तो एग्जामिनर भी वही चेक करता है कि आप कोई भी चीज़ अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हम लोग के लिए जो हिंदी मीडियम से थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक बेनिफिट भी था इसका कि जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे तो उनको लगता है तो मुझे तो इंग्लिश आती है, और मुझे लगता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मुझे मेहनत ज़्यादा करनी है इनके बराबरी में। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा पढ़ लेते थे उनसे, और वो इस खुशफहमी में रहते थे कि हमें तो इंग्लिश आती है, तो वो थोड़ा कम पढ़ते थे, तो उन्हें पास करने में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मीडियम तो पूरा अंग्रेजी ही होगा ना, कि दोनों होता है? नहीं, मीडियम दोनों अच्छा होता है। नहीं, दोनों मीडियम है उसमें। हाँ। तो हिंदी मीडियम से अगर कोई सीए करता है तो अच्छा, क्या उसमें फर्क पड़ेगा? किसी से पूछिए कि हिंदी में चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या कहते वही पूछने हैं, वाला पूरे मऊ में किसी को शायद ही पता हो। नहीं, तो मैं तो वही पूछने वाला हूँ ना। संधि लेखाकार। अब जैसे हमने बोल दिया कि ऑडिट करनी है, तो उसमें सारी चीजें हिंदी में आती होंगी। हाँ, तो दोनों में आसान कौन लगा? उसमें टफ ये है कि कंप्यूटराइज हिंदी है ना। जैसे आप हम बोल दे ऑडिट अंकेक्षक, ऑडिटर अंकेक्षण, मतलब ये कौन लिखने जाएगा? तो इंग्लिश वाला बेटर है, ज़्यादा इजी है। हाँ। इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू हम लोग के लिए रहता है, क्योंकि तो जैसे कंपनीज एक्ट हैं या इनकम टैक्स का जो कानून है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको उसी 5 साल के अंदर पढ़ा दी जाती हैं, या स्टडी आपको जारी रखनी है? नहीं, सारी चीज़ें कंप्लीट पढ़ाई जाती है। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं? हाँ, सारा हाँ, कानून, सारा एक्ट, हाँ, या वो मतलब स्टडी जारी रखनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा है कि जो एग्ज़ाम फाइनल का जो एग्ज़ाम होता है वो केस लॉ बेसिस पे होता है कि आपको केस दे दिया जाएगा कि ये केस है, आप सॉल्व करिए। आप उसमें सेक्शन भी बताइए किस धारा के अंदर ये होता है, फिर उसमें आपकी क्या राय है वो भी दीजिए। तो वो सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती 5 साल में, तो कोई चीज़ छूटती नहीं है, A to Z मतलब एक्ट पढ़ाया नहीं, है। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हमेशा उसमें संशोधन होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, तो जो लास्ट ईयर में जो कुछ आप पढ़ते हैं तो वो करंट संशोधन उसमें आ जाता है? हाँ, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तक का अच्छा। जितना भी चेंजेस है वो सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। अब जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये कंपल्सन है कि मैं पूरे साल में 40 घंटे की मतलब सेमिनार अटेंड करना ही करना है मुझे। तो ये सेमिनार का सिलसिला कब से शुरू होता है? स्टार्ट हो गया? नहीं, कब से शुरू होता है, कौन से सेमेस्टर से, या नहीं, ये जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अब तो मेरी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई, अब मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। लेकिन अब जैसे जीएसटी आ गया, अब जीएसटी के बाद हो सकता है कोई नया एक्ट आ जाए, तो वो चीज़ें मैं कैसे पढ़ूंगा? तो इसके लिए क्या है कि 40 घंटे का पूरे साल में सेमिनार अटेंड करना है मुझे। ये इंस्टीट्यूट ही कराता है जो प्रैक्टिस करता है। हाँ। जैसे अगर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे किसी एक सभी सीए के लिए ज़रूरी है? हाँ, जितने प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए कंपलसरी है। ये कौन कराता है? इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जहाँ से मतलब ये डिग्री मिलती है, वही कराती है। अलग अलग जगहों पर? हाँ, ये अलग अलग ब्रांचेज हैं पूरे मतलब इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, जबकि बाहर भी है, विदेश में भी है। इसकी दुबई, मस्कत और क्या सुझाव देना चाहेंगे जैसे हमारे मऊ के जो बच्चे और हैं जो ख्वाहिश तो रखते हैं कि मैं भी सीए बनूं, तो उनको क्या आप मशवरा देना चाहेंगे कि उनके लिए किस तरह का रास्ता चुनना ज़्यादा बेहतर होगा, या ये मुश्किल है? जैसे सीए का बहुत हुआ है, जैसे और दूसरी फील्ड में जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है तो उसके मुकाबले में सीए में बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। क्लास 8 तक तो क्या बच्चे कम जाते हैं, उसमें दिलचस्पी नहीं रखते, या सिलेक्शन हो नहीं पाता? नहीं, क्लास 8 तक हम लोग को यही पता था कि मतलब साइंस पढ़ेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, उससे जिसको थोड़ा कम आता है वो कॉमर्स पढ़ लें, और जिसको नहीं पढ़ना है वो आर्ट कर लें। अच्छा, पीसीएस में अगर आईएएस पीसीएस देखें तो आर्ट वाले ज़्यादा रहते हैं, तो फिर ये आता था कॉमर्स वाले क्या करते हैं, इनकी कहीं पे कोई फील्ड नहीं दिखती थी हमें भी। आप मतलब क्लास 8 तक, जब 9th में गए तो ये हमें पता चला कि कोई सीए भी कोर्स होता है, कोई बताने वाला था नहीं। लेकिन अगर टफ़ की बात करें तो ये डेडिकेशन के ऊपर है। मैंने जब से मतलब स्टार्ट किया था, कोई भी शादी, कोई भी फंक्शन याद नहीं रहता था कि अटेंड किया हो, और कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा है कि जिस दिन बिना पढ़े सोए हों। नहीं, तो सीधा ये संदेश क्या है आपका? क्या डेडिकेशन संदेश है? रहेगा अगर, टफ कुछ नहीं होता है। ये चीज़ मैं नहीं मानता कि कोई चीज़ टफ होती है। मैं डे वन से ये चीज़ कह रहा था कि अगर वो एक सीट है तो वो मेरी क्यों नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे बने हुए जो सुनने में कि डीएम की 1 सीट है, 2 सीट है, या न्यूजीलैंड का एक कोर्स था उसमें मतलब 4 सीट थी पूरे दुनिया से, तो मऊ का ही एक लड़का वहाँ पे मतलब सेलेक्ट हुआ था। तो वो अगर एक भी सीट है तो वो क्यों नहीं मेरी हो। अगर ये डेडिकेशन हो और मतलब डेली पढ़ाई करनी है, हमें छोड़ना नहीं, क्योंकि बचपन में हमें ये चीज़ सिखाई जाती थी कि अगर एक दिन नागा करते हैं तो 40 दिन का नुकसान है।
ये चीज़, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो दिमाग में रहती थी कि नुकसान नहीं करना है। तो मतलब अगर डिसिप्लिन बनी रहे तो इजी है, अगर वही आप छोड़ पकड़ पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल है। मतलब रेगुलरिटी और इरादा मजबूत हो, रेगुलरिटी हो तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर। अच्छा, आप इत्तेफाक है कि आप सीए भी हो गए हैं और बिजनेसमैन फैमिली से चूँकि आपका ताल्लुक़ भी है, तो यहाँ का जो जोग्राफिया है मऊ का, या उस एतबार से जो यहाँ का बिज़नेस का करने का जो तरीका है, तो उसमें किस तरह के सुधार की ज़रूरत है? जैसे मैं अक्सर देखता हूँ इस बात को कि लोगों के पास बिज़नेस तो है, मगर अपनी लिखा पढ़ी या जो उनके पास जो पैसा कमाने का और पैसा दिखने का जो लिखा पढ़ी का जो तरीका है वो पूरे तरीके से दुरुस्त नहीं है। तो उसमें किस तरह के सुधार की ज़रूरत है मऊ के लोगों को? कंसल्टेंसी की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। लोग बिज़नेस तो करते हैं लेकिन कभी ये पता नहीं करते हैं कि मतलब कि यहाँ पे मेरे ऊपर कौन कौन सा एक्ट लग रहा है। जैसे अभी जो सरकार चल रही है तो ये हो रहा है कि बहुत सारे एक्ट आ रहे हैं, हमारे ऊपर कड़ाइयाँ हो रही है, ये पहले भी थे लेकिन आपने कभी पता ही नहीं किया कि मेरे पे अप्लीकेबल है कि नहीं। तो पहले आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसमें ये तो पता करिए कि कौन कौन सी चीज़ें, मतलब सिर्फ ये थोड़ी ना पता करना है हमें कि मटेरियल कहाँ से आएगा और कहाँ बेचना है, कौन कौन किस दायरे में है, वो चीज़ भी तो हमें जानने की ज़रूरत है। और ये बताएगा कौन? आप किसी के पास जाएंगे तभी तो वो चीज़ उसका बताएगा। हाँ, तो वो चीज़ की बहुत कमी है यहाँ पे। नहीं, मैं देखता हूँ कि जो एक्सपर्ट हैं और जिनके वहाँ एक्सपर्ट से जिन कारोबारियों का ताल्लुक़ है तो वो एक्सपर्ट के भरोसे ही रहते हैं। जैसे वो सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, वो जो बता देता है उनका चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट या जो मुनीब या जो अकाउंटेंट है वो उसी लाइन पे चलते हैं, खुद जानने का प्रयास नहीं करते और समझने की कोशिश नहीं करते। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज के वक्त में अपडेट रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज़ें चेंज हो रही है ना, अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आउटडेट हो जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, वो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी सर्विस का हो, या क्यों ना मैं ही हूँ, क्योंकि अभी एक्ट चेंज हो जाएगा तो फिर कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे भी अपडेट रहने की ज़रूरत है और जो बिजनेसमैन है उनको भी अपडेट रहने की। बजट जो है सरकार का 2023-24 का, तो इस बजट में किस तरह के बदलाव हुए? जैसे जो स्लैब था इनकम टैक्स का, तो उस स्लैब में क्या कुछ रियायतें और बढ़ाई हैं सरकार ने या नहीं बढ़ाई हैं? नहीं, रियायतें तो हर बार बढ़ाती है, लेकिन उसमें क्या ऐसे पहले जो स्लैब रेट था वो 2.5 लाख तक की एग्जम्पशन थी, फिर 2.5 लाख के बाद जो 5 लाख तक थी तो उसमें रिबेट दे के उनको छूट दे, टैक्स ज़ीरो कर दिया जा रहा था। तो ये स्लैब चेंज हो गया, अब 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख ऐसे स्लैब बना देगा, 3-3 लाख का, जो 2.5 लाख का था। लेकिन बहुत सारी जैसे मान लीजिए 2.5 लाख से 3 लाख अगर होता है तो कितना इनकम टैक्स बनेगा? उसमें देखना पड़ेगा कि मतलब इसमें क्या है ना, अब 2 स्कीम ये लोग लेकर चल रहे हैं। अच्छा, पहले सिंगल स्कीम रहती थी कि आप न्यू में जा रहे हैं कि ओल्ड में जा रहे हैं, दोनों चल रही है। तो दोनों चल रही है। तो अब उसमें क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी छूट जो रहती थी कि आपकी LIC की छूट है, फिर बहुत सारी छूटें उसमें रहती थी कि मेडिकल का कुछ क्लेम है, या फिर बच्चे पढ़ रहे हैं उसका कुछ क्लेम है, या आपने कोई ज़मीन ली है उसका स्टैम्प पेपर है उसकी कुछ छूट है, तो ये सब, और PF में पैसा जमा कर रहे हैं। जो आम बिजनेसमैन हैं तो उनका टैक्स का जो आखिरी स्लैब है यानी 30% मैक्सिमम इनकम टैक्स देना है, फिर उसके बाद आमदनी आप कितनी बढ़ जाए 30% से ज़्यादा नहीं देना है। तो कंपनीज एक्ट और जो आम बिजनेसमैन हैं, इन दोनों के एक्ट में क्या कुछ फ़र्क होता है? उनको कुछ कम देना होता है या इतना ही देना होता है? नहीं, फ़र्क होता है, दोनों में फ़र्क होता है। देखिए, ये इंडिविजुअल का जो रेट है ये ना स्लैब वाइज है, जो कंपनीज होती है उनका फ्लैट है। अच्छा, उनका फिक्स है, उतना उनका फिक्स है। उनका ये है कि अगर प्रीवियस ईयर का उनका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से कम है तो उनका 25% है, और उससे ज़्यादा अगर टर्नओवर रहा है तो इनका 30% का स्लैब है। फ्लैट से मतलब इनकम से नहीं, ये जो रेट डिसाइड होगा ना ये टर्नओवर से डिसाइड होगा, पिछले 2 साल का देखा जाता है उसमें। अच्छा। हाँ, अब अगर पिछले ईयर का हम लोग देखा जाए तो वो टर्नओवर घोलमेल हो जाएगा, लेकिन उससे भी पहले का देखा जाता है कि टर्नओवर तो ऑडिट हो चुकी है तो वो तो फिक्स हो चुका है, तो उस पर देखा जाता है। ठीक, तो उससे डिसाइड होता है कि 25% का इनका रेट लगना है कि 30% का लगना है। तो उनको 1 रुपया कमाएंगे तब भी उनको फ्लैट देना है, और 1 लाख कमाएंगे तब भी फ्लैट उनको 25% या 30% देना है। लेकिन जो इंडिविजुअल होते हैं या पार्टनरशिप होती है, इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप में भी फ्लैट है,
लेकिन पार्टनरशिप में भी कुछ रियायतें हैं कि आप रेमुनरेशन दे देंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल दे के थोड़ा सा कम हो जाता है। इंडिविजुअल में क्या है कि उस पर स्लैब रेट चलता है, तो उसमें 5 लाख तक की छूट मिल जाती है हम लोग। तो मैं बात से तो बात निकलती रहेगी, लेकिन ये कि अभी आप सुन रहे थे हंजला को, बहुत ज़्यादा लोगों को तो ये सारी बातें बहुत खुश्क लगेंगी, चूँकि एक ख़ास शोबे से और एक ख़ास तबके से ही इसका ताल्लुक़ है, जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं उसी से मुताल्लिक। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि हंजला की उम्र अभी बहुत कम है, मगर उस कम उम्र के बावजूद भी इन्होंने जो मशवरा दिया है, उस मशवरे पर अमल करके जो हमारी नई नस्ल है उनको भी इस फील्ड में आना चाहिए। आपकी तरफ से भी दावत है, और एक बात इन्होंने बहुत वादे कर दी कि अगर आपका इरादा मजबूत है और आप अपने मिशन में सच्चे हैं तो कामयाबी आपको यकीनन मिल सकती है। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।